वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग इवनिंग क्लास कर रहे हैं और इवनिंग क्लास में जैसा हमारा टारगेट था तो उत्तराखंड का हिस्ट्री एक क्लास और करेंगे। एक मॉर्निंग सेशन ऑलरेडी हो चुका है परमार वंश का, जिसमें हम लोगों ने परमार वंश पार्ट 1 को कवर किया था, जिसमें हम लोगों को 38 प्रश्न देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, और अब हमारा ये जाएगा सेकंड पार्ट रहेगा और इसमें भी हम लोग प्रश्नों की संख्या लगभग लगभग 48 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। आपका जोश देखकर मेरा और भी हिम्मत बढ़ जाती है कि किसी प्रकार से जितना ज़्यादा मैक्सिमम आपका ये कोर्स कंप्लीट कराया जा सके आपके आने वाले एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ठीक है, कुछ प्रश्नों का लेवल बहुत इजी रहेगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके लिए हो सकता है वो नए हों। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ भी नया नहीं है। और ठीक है, तो स्टडी करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। परमार वंश का 37वां राजा कौन था? ठीक है, तो अगर आपको इन राजाओं की लिस्ट नहीं भी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है सुदर्शन शाह 55वां, उसके बाद ललित शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, ये राजा एक लाइन से थे। जब मतलब आपका कह सकते हैं कि जब टिहरी का वंश, टिहरी राजवंश शुरू होने वाला था तब ये राजा आपको नज़र में आते हैं। लेकिन अजय पाल बहुत प्रारंभ में था तो ये 37वां राजा हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। किस राजा को राहुल संकीर्त्यान ने परवार वंश का संस्थापक माना था? ठीक है, तो राहुल संकीर्त्यान अजय पाल को परवार वंश का संस्थापक मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने अजय पाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया था? तो फिर से वही अजय पाल के बारे में बात करी गई है। ठीक है, लेकिन किसने गढ़पाल नाम संबोधित किया था? ये किया गया था राय बहादुर पातीराम के द्वारा। इनको अजय पाल को गढ़पाल के नाम से संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। निम्न में से 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक किस शासक का कार्यकाल था? शासकों के क्रम से उनके जो 52 गढ़ उनसे जिक्र कभी कभी आ जाता है। ठीक है, और कौन से क्रम का शासक था, जैसे आप वो तो आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि किस शासक का काल कौन से ईयर तक था, कुछ मेन मेन शासक जिनकी बात की जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो शासनकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा का शासनकाल है और ये राजा थे अजयपाल। ठीक है, ये आपको होना चाहिए याद। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे हमने चंद्रवंश में भी हमने इसको पढ़ा था। और चंद्रवंश में पढ़ते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था और मैंने आपसे कहा था कि जब ये परमार वंश आएगा तब इसको हम दोबारा से इसका जिक्र करेंगे। तो किस चंद शासक ने अजयपाल को बंधाणगन या ग्वालदम के युद्ध में पराजित किया था? तो राजा रुद्रचंद ने इसको पराजित किया था। ठीक है, और इसी युद्ध में रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषपंत, वो मारे गए थे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। और नहीं, सॉरी, मैं माफ़ कीजिएगा, वो बलभद्र शाह के समय मारे गए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो रुद्रचंद, बधान के युद्ध में रुद्रचंद ने पराजित किया था। 1517 में ईस्वी में अजयपाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी? ठीक है, 1517 में अजयपाल ने कहाँ राजधानी स्थानांतरित करी थी? तो वो आपका स्थान हो जाएगा श्रीनगर में स्थानांतरित करी थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सरोला ब्राह्मण मापतोल प्रथा तथा धूलि प्रथा प्रचलन किसने किया था? तो ये जो प्रथा का प्रचलन किया था ये राजा अजयपाल द्वारा किया था। बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न में आप कह सकते हो। गढ़वाल का अशोक किस राजा को कहा जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो यही फिर से आपका वही आंसर हो जाएगा, राजा अजयपाल को कहा जाता है। गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी जो कहा जाता है अजयपाल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस काव्य में कवि भरत ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम कुबेर एवं इंद्र से की गई है? ठीक है, तो भरत कवि का कौन सा महान ग्रंथ है? तो मानवदय काव्य में कहा गया है भरत कवि ने इनकी तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर आदि से करी है। ठीक है, गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल का कृष्ण की भी संज्ञा अजयपाल को दी जाती है। अब देखिए अजयपाल की कितनी सारी संज्ञा होगी। कवि भरत ने अलग अलग उनको कहा है, नेपोलियन कहा जाता था, अशोक कहा जाता था। ठीक है, और तो और इन्होंने गढ़पाल नाम से संबोधित किया जाता, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे के सारे नाम जो हैं अजयपाल के नाम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। किस ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना गया है? ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपका गोरख सतवंजा जाल और नवनाथ कथा, इन दोनों में जो कहा गया है ये आपको गोरखनाथ संप्रदाय ने 84 सिद्धों में से एक माना है अजयपाल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल कहाँ है? ठीक है, जो गोरखनाथ के सन्यासी थे जो उनको 84 सिद्धों में से एक मानते थे, तो उनके जो सन्यासी का आवास स्थल कहाँ पर है वो आपका हो जाएगा देवलगढ़ में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है,
तो गोरखनाथन कनपटा योगी पुस्तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जो लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स, ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स, शायद आपने इसको पढ़ा होगा, पुस्तकों से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, देवलगढ़ में स्थित सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, ठीक है। तो देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा है, ठीक है, उसका जीर्णोद्धार कराने वाले शासक अजयपाल ही थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शासनकाल है परमार वंश के समय में अजयपाल का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा रचित सांवरी ग्रंथ में किस राजा को आदिनाथ कहा गया है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए अजयपाल के कितने नाम आ चुके हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा नाम आ चुके हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम जो है अजयपाल के हैं, राजा को आदिनाथ भी कहा जाता था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, सांवरी ग्रंथ किस विद्या पर आधारित पुस्तक थी, ठीक है। जो सांवरी ग्रंथ है वो किस विद्या पर आधारित पुस्तक थी। पहले तो आप देखिए इसके रचिता कौन है सांवरी ग्रंथ के, आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन नया हो सकता है, ठाकुर सूरवीर सिंह, इसको अच्छे से याद करके चलिएगा, ठीक है। फिर सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया अजयपाल को। अब ये पूछ दिया है कि किस विद्या पे आधारित पुस्तक थी, तो ये तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक थी सांवरी ग्रंथ, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांवरी ग्रंथ का संबंध किस वंश से था, चंद्रवंश से था, परमार वंश से था, गोरखा से था, या कतुरी आदि से था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की प्रकृति को ये नहीं निर्धारित कर सकते कि इसी ही प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, किस स्थान पर विष्णु मंदिर के सामने अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है, ठीक है। विष्णु मंदिर है उस स्थान पर, यह है देवलगढ़ में, ठीक है। देवलगढ़ विष्णु मंदिर के सामने अजयपाल की पद्मासन मुद्रा में चित्र बना हुआ है। किस शासन के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये 7 बार जो आक्रमण किया, और ये हमने चंद शासन में भी पढ़ा था लक्ष्मी चंद के आक्रमण, और ये था राजा मानसा के समय, ठीक है। ओके, किस शासक के समय भरत कवि ने मानोदय काव्य की रचना करी। बहुत इंपॉर्टेंट ये काव्य माना जाता है परमार वंश के शासनकाल में, तो राजा मानसा के समय, ठीक है। किस काव्य में मानसाह को सूर्य के समान तेजस्वी एवं राजा बलि के समान दानवान माना गया है, ठीक है। तो कौन से ग्रंथ में माना गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है भरत कवि का, मानोदय काव्य में इस चीज़ को माना गया है, ठीक है। मानोदय काव्य की रचना किस भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम मानोदय काव्य से जनरली क्या पढ़ते हैं, मानोदय काव्य परमार वंश का इतिहास बताता है, या मानोदय काव्य रचना भरत कवि ने करी थी, ठीक है। अब ये बता दिया है कि किस भाषा में रचना करी गई थी, तो इसकी जो रचना करी थी कि संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है। ओके, श्री फोस्टर द्वारा रचित पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानसा, ये अली नहीं अर्ली है, ठीक है, अर्ली ट्रेवल्स इंडिया में मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई है, ठीक है। राजा मानसा की राजधानी कहाँ बताई गई है, तो ये श्रीनगर में बताई गई है, ठीक है। ओके, जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था। जीतू बगड़वाल आप बहुत अच्छा जानते हैं, जीतू बगड़वाल का, इनके बारे में बहुत सारे पवाड़े और आपने लोक कथाएं सुनी हुई जीतू बगड़वाल के बारे में, ठीक है। तो एक उस समय राजा कौन थे, राजा मानसा, ठीक है। ओके, जीतू बगड़वाल कहाँ का निवासी था, तो जीतू बगड़वाल का निवासी कहाँ के थे, वो थे बगुड़ी गांव टिहरी के निवासी थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। परमार वंश का 45वां शासक कौन था, ठीक है। तो परमार वंश का जो 45वां शासक था वो थे राजा श्याम शाह, ठीक है, जिसके कार्यकाल में श्याम शाही बागान का निर्माण किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, श्याम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा, ठीक है। राजा श्याम शाह का शासनकाल, कुछ इंपॉर्टेंट राजा को शासनकाल आप याद करके चलिएगा, वो एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। 1611 से 1630 तक का शासनकाल इनका था। किस शासक को विलासी राजा की उपमा दी गई है, ऐसा कौन सा शासक था जिसको विलासी राजा की उपमा दी गई है, श्याम शाह। वैसे श्याम शाह एक अच्छे राजा थे, ठीक है, लेकिन इन कई जगह इतिहासकारों ने इनको विलासी राजा की उपमा दी गई, ठीक है। किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो राजा श्याम शाह के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाले गढ़वाल का शासक कौन था, ठीक है। तो सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राजा महिपत शाह थे, क्योंकि ये श्याम शाह के चाचा थे, ठीक है। और जो श्याम शाह थे वो राजा मानसा के पुत्र थे, और महिपत शाह राजा मानसा के भाई थे, परंतु पहले जो शासक बनाया गया श्याम शाह को बनाया गया, बाद में चाचा को शासक गद्दी दी गई। इस वजह से सर्वाधिक उम्र के शासक आप किसको कह सकते हो, ये कहा जाता है आपका महिपत शाह का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे देखते हैं।
किस शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसको अक्खड़ राजा की संज्ञा दी जाती है? तो वही आपका राजा महिपत शाह, ठीक है। महिपत शाह के समय कई सारे अच्छे काम भी हुए थे, कई सारे युद्ध भी इन्होंने लड़े थे, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम रानी कर्णावती था, जो आपने देखा था कि नक्कटी रानी का नाम भी इनको दिया जाता है, ठीक है। इनके समय काल में माधो सिंह भंडारी, जिनको गर्भभंजक की उपाधि भी दी जाती है, ठीक है। तो कई सारे इनके कार्यकाल, इनका काम हुआ था। ओके। रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? रोटी सूची प्रथा, यह जो प्रारंभ किया गया था, ये महिपत शाह के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा रोटी सूची प्रथा क्या थी? तो रोटी सूची प्रथा, जैसे आप आके पुराने अपने गाँव में वगैरह देखा होगा, तो जो ब्राह्मण अगर भोजन बनाते हैं तो वो कपड़े उतार कर, मतलब आपका ऊपर के कपड़े होते हैं, खाली जनेऊ पहन के भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो महिपत शाह ने ये प्रथा शुरू करी कि सूची, ये सूची है, शुद्ध सूची मतलब शुद्धता से इसका संबंध है, ठीक है। ये वाला सौ नहीं, ये वाला सौ हो जाएगा सूची, ठीक है। इसका संबंध था, इन्होंने ये प्रथा चलाई कि कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े उतारे भोजन बना सकता था। वहीं रोटी को सूची या शुद्ध किए जाने की प्रथा का प्रचलन हुआ, और इसके अनुसार ब्राह्मण भी क्षत्रिय के हाथ से रोटी खा सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार यह प्रथा थी जो महिपत शाह द्वारा प्रारंभ की गई थी। निम्न में महिपत शाह के सेनापति कौन थे? ठीक है, तो इनमें जो महिपत शाह के सेनापति हो जाएंगे, ये सभी के सभी जो हो जाएंगे। माधो सिंह भंडारी बहुत फेमस थे, परंतु ये रिखोला दास, बनवारी दास और माधो सिंह भंडारी, ये सभी के सभी इनके सेनापति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल की मृत्यु कब हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अजयपाल की मृत्यु को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, 1519 तक का शासनकाल आपको बताया था, तो 1519 में इसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कफ्फू चौहान किस गढ़ के सरदार थे? ठीक है, तो आपको पहले बता चुका है, उप्पूगढ़, ठीक है, उप्पूगढ़ के ये सरदार थे। निम्न में कौन स्वयं पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ कहता था? कि वो कहता था कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, ठीक है। तो ये कौन कहता था, किसका? ये कफ्फू चौहान कहते थे, ठीक है। ओके। कफ्फू चौहान को किस शासक ने मुखाग्नि दी थी? किस शासक ने इनको मुखाग्नि दी थी? ठीक है, ये दी थी राजा अजयपाल ने, ठीक है। अजयपाल का अंतिम युद्ध किस गढ़ पर था? कौन से गढ़ पर अजयपाल ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो वो उप्पूगढ़ पर, ठीक है। ओके, इसी गढ़ में कफ्फू चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर पर किस राजा का लेख मिलता है? ठीक है, देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है, वहाँ पर कौन से राजा का अभिलेख मिलता है? वो मिलता है राजा सहजपाल का, ठीक है। और 40वां नंबर प्रश्न में हम पहुँच चुके हैं। 1548 से 1575 तक गढ़ राज्य पर किस राजा का शासन रहा? ठीक है, ये कार्यकाल आप देखिए, अजयपाल के बाद का कार्यकाल है, ये किस शासक का कार्यकाल रहा? तो ये रहा आपका राजा सहजपाल का, ठीक। निम्न में अकबर के समकालीन कौन था? तो अब अकबर के समकालीन जो आपके हो जाएंगे, ये जाएंगे राजा सहजपाल ही अकबर के समकालीन थे, ठीक है। ओके। किस शासक के समय अकबर ने गंगा के स्रोतों को खोजने के लिए एक दल भेजा था? ठीक है, तो अकबर के समकालीन शासक कौन थे? सहजपाल। इन्हीं के समय में अकबर ने गंगा के स्रोतों को खोजने के लिए एक दल को भेजा था, ठीक है। ओके। पवार वंश के 43वें राजा निम्न में से कौन से थे? तो 43वें राजा का जिक्र ये आपको मिलता है, ये राजा बलभद्र शाह, ठीक है। यही जो पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार ये आपका युद्ध हुआ था, आपका ग्वालदम के युद्ध में, जिनको पुरुषोत्तम पत्र मारा गया था, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1581 में जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में जो आपका रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत मारा गया था, ठीक है। यहाँ क्लियर है। इसको बधानगंज का युद्ध भी कहा जाता है। निम्न में किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से करी थी? कौन व्यक्ति था जिन्होंने बलभद्र शाह की तुलना भीम से करी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि देवराज ने इनकी तुलना भीम से करी थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बलराम दुलाराम शाह व बहादुर शाह किस शासक के अन्य नाम है? ठीक है, बलराम दुलाराम शाह और बहादुर शाह किस शासक के अन्य नाम है? तो ये हो जाएंगे आपके बलभद्र शाह के, ठीक है, बलभद्र शाह का ये अन्य नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की मृत्यु हुई? तो ये हुई थी पुरुषोत्तम पंत की, जो हम पहले भी चंद शासन में पढ़ चुके हैं। और ये क्वेश्चन सबसे हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और मैं यही बताना चाहता आपको थोड़ी देर पहले, बलभद्र शाह, क्योंकि मैंने इसलिए उस समय नहीं बताया कि ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करी थी? तो ये जो उपाधि धारण करी गई थी, ये धारी करी गई थी बलभद्र शाह के द्वारा। और इनको जो उपाधि दी थी, ये तत्कालीन बहलोल लोधी शासक जो थे मुगल सल्तनत काल के, बहलोल लोधी, मैंने बकलोल लोधी लिख दिया, सॉरी, बहलोल लोधी, इनके द्वारा ही ये इनको उपाधि दी गई थी, तो बलभद्र शाही थे।
तो ठीक है, आज हमने 48 प्रश्न कर ली इवनिंग सेशन में। तो क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी है, आप रिवीजन करते रहिए और आपका साथ इसी तरह से बना रहे। तो हम लोग धीरे धीरे जो जून 2023 का महीना से कंप्लीट होते होते हम लोग उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जोग्राफिकल कंडीशन, पर्यावरण, वन आंदोलन, ये सारे एमसीक्यू के जरिए सॉल्व कर लेंगे और आपके आने वाले एग्जाम से पहले पहले ये सारे हम उत्तराखंड का कोर्स समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 2 क्लास का टारगेट चल रहा है, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मॉर्निंग सेशन में हमारी क्लास चल रही है एक पॉलिटी की और उत्तराखंड की। इवनिंग सेशन में फिर से उत्तराखंड और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होते ही हम लोग इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका रिवीजन इस तरह से बना रहे। एक चीज़ और, मैंने नई प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है सब सब्जेक्ट की। उत्तराखंड का न्यू बैच 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियो सेव की जा रही है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का भी न्यू बैच के नाम 2023 के नाम से है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी न्यू बैच 2023 के नाम से प्ले लिस्ट है। आप आराम से सर्च कर वहाँ पर अच्छे से बाद में ही पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।